हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 और 2 क्लियर कर लिए थे। चैप्टर नंबर 3 में है अफवाह प्रारूप। तो हमको पता चला कि भाई अफवाह किसको कहते हैं। तो खोजने ढूंढने के बाद हमको लगा कि ये वाला देखो लाइट नहीं जला, ऊपर वाला दो दोनों। तो हमको लगा कि भारत में जितनी नदियां हैं ना, उसको अफवाह प्रारूप कहते हैं ना। तो हम लोग नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा किए और हम लोग भारत के जो नदियां उसको दो भागों में बांट दिया। पहला बांटा हिमालय की नदियां और दूसरे बांटे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो हम लोग पिछले दिन यानी हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उसके 3 क्षेत्र बांट दिए। पहला बांट दिए सिंधु प्रारूप की नदियां या प्रणाली, दूसरा गंगा प्रणाली और तीसरा ब्रह्मपुत्र प्रणाली। इतना तक सब लोगों को क्लियर हो गया था। आज चलेंगे हम लोग पार्ट 3 देखेंगे कि पार्ट 3 में क्या है। अब चलिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं यानी दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि वहां की कौन कौन सी नदियां और उसकी क्या क्या खासियत है। चलिए, तो सबसे पहली बात, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदी अनुवर्ती नदी प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। अनुवर्ती समझ रहे हैं ना, मानी जिधर ढाल रहेगी उधर की ओर। तो कहिएगा सर कैसे आप समझते हैं ये बात? तो समझो, भारत का मैप देखो इस प्रकार की है, सुनिएगा। अब इधर भी समुद्र है और इधर भी समुद्र है एक तरफ से, यानी बंगाल की खाड़ी इधर अरब सागर। लेकिन समझना, यहाँ पर कुछ पर्वतमालाएं हैं। यहाँ से जो धाराएं निकलती है वो ऐसे हो के कई राज्य होकर के यहाँ गिरती है, यहाँ से होकर के ऐसे होकर यहाँ गिरती है। इधर नहीं गिरती है, नजदीक में छोड़ के चल जाती है दूर तक। अच्छा, काहे लगी? तो इधर ढाल ज्यादा है जिसके कारण इधर गिरती है। क्लियर? समझ गए ना? सब सुना दिया है? सब इतना जल्दी कैसे हो गया? नहीं देखिए, अच्छा सुनाइए, जाए निकलिए। अच्छा से ईमानदारी से सुनाइए, अपना भी ईमानदारी रखिए। कुछ कुछ हमारी जवाबदेही कुछ आपकी भी होनी चाहिए। चलिए बाजी, तो ये समझ गया ना? तो ये नदियां क्या है? अनुवर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती मतलब क्या? ढाल की दिशा में चलती है। नदियों में कुल हिमालय से नदियां जो पुरानी भी है अपर्दन नहीं करती। देखिए, इसमें कुछ नदियां ऐसी है जो हिमालय में चलने वाली नदी से भी क्या है, पुरानी है, लेकिन वो अपर्दन नहीं करती है। और यह अंतिम अवस्था में चौड़ी और छिछली घाटी बनाती है। जब वो अंतिम में उतरने लगती है तो नदी की धारा क्या हो जाती है? चौड़ी हो जाती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, ये यहाँ से चली होगी तो अकेले, इसके सहायक नदियां ऐसे 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 आकर के मिलते गई तो एक पेट क्या हो जाएगी? पेट नहीं चौड़ा जाए, क्योंकि पानी भरते गया ना, ये अपना पानी भी इसमें डाला, इसमें बढ़ते 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 नहीं चौड़ा हो जाएगा। तो अंतिम में इसकी धारा क्या हो जाती है? चौड़ी और छिछली घाटी का निर्माण करती है। छिछली समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते हैं, माने ऐसे ऐसे धारा थे ना, एक मतलब हल्का ऐसे, डीप नहीं, गहरा नहीं, छिछली हल्का थे ना। जैसे देखिए, तालाब में जब पोखरी में जब उतरिएगा तो एक डेग के बाद पूरा गटक से ना हो जाएगा, लेकिन अपना नदी में जाइएगा तो क्या होगा? धीरे 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 जाएगा। इतना ठेवना भर पानी, फिर जंग 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 खूब दूर तक जाइएगा तब इतना नहीं, उसमें डूबने का आशंका आपको नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें अंदाजा रहेगा कि हम इतना दूर तक जा सकते हैं। नहीं जा सकते। आप पोखरिया में उतरिएगा, टंगड़िया बढ़ाइए, गटक से नीचे चल जाइएगा। समझ रहे ना? वो हो गया गहरी घाट, आई हो गया छिछली घाट, मैंने ऐसे हल्का हल्का ढाल। समझ रहा बात को? चलिए आगे। पुराने होने पर वृद्धावस्था भी बतलाती है। मानी कहने का अर्थ कि नदी भी पुरानी हो जाती है, वो भी वृद्ध हो जाती है। क्या? जैसे हम लोग बड़े होंगे धीरे धीरे तो सब लोग बूढ़े हो जाएंगे, क्या है कि नहीं? सृष्टि यार जब आएगी ना भतीजा भतीजे के ब्याह में, दांता टूटल रहेगी एकदम, है कि नहीं? हाँ हाँ, दांता टूटल रहेगी, आएगी बतियाएगी किस्सा है ना, खिस्सा उस्सा बतियाएगी कि सर जी की हाल चाल है, ठीक है ना सर जी? जैसे जैसे इसकी फुआ बतियाई उस दिन, गए इसके यहाँ भोज खाने, घर भोज में गए ना, तो
इसकी फुआ बैठ के खूब खिसार बतियाई, मैंने पढ़ती थी तहिया नहीं बतियाई, अभी बतियाती देख लीजिए, उस दिन फोनो की है, इसी का नहीं घर ढलाया ना था। चलिए आई किताब की ओर, बताइए। तो वैसे ही सृष्टि आएगी तो बतियाएगी बैठ के। हाँ, पठारी नदी में कुछ भ्रंश घाटी से होकर, सुनिए, पठारी घाटी से कुछ नदियां बहती है, जिसमें नर्मदा और ताप्ती। तो पठारी क्षेत्र से कितनी नदियां, कौन कौन? चलिए अब इतना समझ गए, अब आगे बढ़िए। ताप्ती कृषि के लिए पूर्वी भाग में दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती। देखिए ताप्ती नदी जो है ना बुआरे, इधर बहती है इस साइड से, ठीक है। चलिए आगे, नर्मदा की कुल लंबाई 1290 किलोमीटर। देखिए नर्मदा कितनी लंबी है, 1290। ताप्ती की लंबाई 724 है, मैंने बहुत कम है। वहीं पर दामोदर की लंबाई कितनी है, 5। ये सब याद रखना होगा, इसमें कोई दिमाग ऐसे समझाने का चीज नहीं है, ये सब तो याद करने का चीज है। आपसे पूछा जाएगा कि दामोदर नदी की लंबाई, ताप्ती की लंबाई 724 और दामोदर की। चलिए आगे, नर्मदा घाटी संगमरमर दामोदर से कोयला की प्राप्ति होती है। देखिए खासियत क्या है, भारत का मैप देखे ना, इसे ऐसे हुआ तो इधर से बहती है कौन नदी, नर्मदा, तो यहाँ से मिलेगा संगमरमर, कौन चीज, और दामोदर नदी इधर उड़ीसा होकर के पश्चिम बंगाल होके बहती है, तो इधर मिलता है कोयला। अब समझ रहे हैं ना, तो कोयला किस घाटी में मिलेगी, दामोदर नदी में, संगमरमर कहाँ मिलेगी, नर्मदा नदी में। देख लीजिए कितना अच्छा बढ़िया चीज है। अब आगे, नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी है ना, उसी से निकलती है, कौन राज्य में, मध्य प्रदेश में। ताप्ती सतपुरा श्रेणी से निकलती है। ताप्ती कहां से निकलती है, दामोदर छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर कहां से, ठीक है। चलिए, नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात, तो आपसे पूछेगा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करती है, नर्मदा करती है। कहां पर, तो जबलपुर में, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात। अच्छा धुआंधार जलप्रपात समझे, नहीं समझे, पहाड़ पर से केवल पानी गिरते पूरा पहाड़ पर से पानी एक बार गिरेगी, जैसे मान लो ऐसे, ऐसे ऐसे पहाड़ है मान लो कि, यहाँ से पहाड़ इकरे ना करके पानी हुआ से धब 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 गिर रहा है धर धर आके, अभी में हम लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, झरना झरना है। आप लोग नहीं गए हैं, अच्छा हम तो इधर कुछ दिन पहले एक बार एक गया ना, गया ना घूमने के लिए हम लोग, तो वहां पर स्नान किए हैं, गया में, उधर ककोलत में, उधर राजगीर में। चले, नहीं नहीं बहुत जगह नहीं गए हैं। अब इस बार जा रहे हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल घूमने के लिए, चलना है किसी को, हाँ चला तैयार रहेगा, नहीं नहीं सर, चलिए आइए। यहाँ की बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर, सुनिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण डेल्टा का निर्माण कर लेते। देखिए सुनिए, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ना, वो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और छोटी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। जो छोटी नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, अब बड़ी करती है। पश्चिमोत्तर भाग में एकमात्र नदी है लूनी, जो समुद्र में गिरने से पहले क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। नहीं बताए थे, कहां से गुजरती है, राजस्थान के मरुस्थल से। राजस्थान के मरुस्थल से गुजरने के कारण वो नदी पनिया में, मतलब वहां की मिट्टी में सोखने की क्षमता क्या है, ज्यादा है, तो वो पनिया जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, सूख जाती है। चलिए अब आगे, पश्चिमोत्तर भाग में एकमात्र नदी, समझ गए। यह नदियां मूल रूप से बरसाती होती है, यानी दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं, दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सब मूल रूप से क्या है, बरसाती है। वर्षा के समय में पानी भरल रहेगा, अब वर्षा खत्म तो धीरे धीरे बहुत सारी नदियां तो सूखी जाती है, और कुछ में थोड़ा थोड़ा पानी। दक्षिण की नदियों में सबसे बड़ी है गोदावरी, याद रखेंगे, दक्षिण की नदियों में सबसे बड़ी नदी, जिसकी लंबाई 1500 1450 किलोमीटर, गंगा के बाद भारत की सबसे बड़ी नदी है, गंगा के बाद। इसीलिए गोदावरी को या तो हम लोग गंगा की बहन कहते हैं, या छोटी गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी नदी है, समझ रहे हैं। चलिए, यह नदी नासिक घाट से निकलकर, कहां से निकलती है, गोदावरी कहां से निकलती है, तो नासिक घाट कहां, महाराष्ट्र में पड़ती है, वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
समझे बात को। अपने मुहाने पर डेल्टा का भी निर्माण पेनगंगा, वैनगंगा, मंजीरा, वर्धा, इंद्रावती इसकी प्रमुख नदियां है, जो सहायक नदियां हैं, माने सहायक समझ रहे हैं ना, ये सब अपना पानी उसमें गिराते हैं। कौन कौन? पेनगंगा, वैनगंगा, मंजीरा, वर्धा, इंद्रावती, ये सब किसकी सहायक हैं? गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। चलिए, इसके अलावा इसके विस्तार दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं। विस्तार के कारण दक्षिण की एगो तो अपना यहाँ गंगा हो गया मेन गंगा, उत्तर की गंगा, और उधर हो गया हमारा दक्षिण की। अब चलते हैं अगला नदी, वो तो हो गया कौन नदी? गोदावरी। अब हो गया महानदी। यह गोदावरी से उत्तर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। बंगाल की खाड़ी में भी क्या हो जाती है? गिरती है और मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील इसी में बनाया गया है और ये 890 किलोमीटर लंबी है। वो कितना था? 1450। आई कितना? तो कौन बड़ी हुआ? कौन? गोदावरी। गोदावरी बड़ी हुई, वो वाला नहीं। देखिए, इस पर एक बांध बना है, इसका नाम है हीराकुंड बांध, याद रखेंगे। गोदावरी नदी, ये महानदी पर कौन बना है? हीराकुंड। अब अगला नदी कृष्णा, यह गोदावरी से दक्षिण है। गोदावरी से क्या है? जो महाबलेश्वर के निकट निकलती है और पश्चिमी घाट से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य होकर बंगाल की खाड़ी में नहीं बताया। देखिए, उधर से ज्यादा नदी निकल के इधर जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि ढाल उधरे ज्यादा है। तो देखिए, कई राज्य होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जबकि गोदावरी नदी के महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है, तो महाराष्ट्र से निकलती है। तो महाराष्ट्र में उधर बगले में तो सट्टल है अरब सागर, उधर में गिर जाना चाहिए ना, तो उधर नहीं गिर के जाते घूम के वहां बंगाल की खाड़ी में। समझे बात को? जैसे देखिए भारत का मैप ये ऐसे है, तब महाराष्ट्र तो वहीं पर ही है अरब सागर के बगले में, लेकिन यहीं से निकलेगी, इधर ना जाके घूम कर ऐसे ऐसे करके जाके गिरेगी। समझ रहे हैं ना? ये 4 राज्य जो इसकी कुल लंबाई कितनी? 1290। 1290। इसकी मुख्य जो नदी सहायक हैं, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और याद रखिएगा, मूसी के किनारे ही हमारा जो मद्रास शहर है चेन्नई, मूसी नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब कावेरी नदी, यह पश्चिमी घाट होगा, गलती हो गया, घाट से ब्रह्मगिरी से निकलकर, सुनिएगा, बंगाल की खाड़ी में कावेरी पट्टनम के पास गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 760। ये कृष्ण सागर बांध है। इस पर कौन बांध बनाया गया है? आपसे पूछा जाएगा कृष्ण सागर बांध किस नदी पर? कावेरी पर। हीराकुंड बांध किस पर? महानदी पर। ठीक है। चलिए, इसकी डेल्टा भी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें उभर खाबर होने के कारण नौका गम्य नहीं है, माने ये नदी ना काफी उभर खाबर है, इसलिए इसमें नाव नहीं चलाई जाती है। ठीक है ना? लेकिन सालों भर जल भी नहीं मिलता, सूख जाती है। सभ्यता और संस्कृति के विकास में नदियों का बहुत बड़ा योगदान। देखिए, नदियों का हमारे यहाँ बहुत बड़ा योगदान है सभ्यता के विकास में, क्योंकि देखिए नदी नहीं रहेगी तो हम लोग पानी कहाँ से लाते? हम लोग मतलब सिंचाई के लिए हो, पीने के लिए हो, प्रारंभ में अभी ना मान लीजिए नलकूप गाड़ देते हैं, अब पुराना जमाना में कहाँ से आता है ना? तो नदियों से ही हम लोग क्या करते थे? सिंचाई की साधन उपलब्ध कराते थे, पीने के लिए पानी, मकान बनाने के लिए पानी, पशु के लिए यातायात तो लोग नाव से ही जाते थे, है कि नहीं? तो इस तरह से इसका बहुत बड़ा योगदान। अच्छा, कितना है पढ़ना जी, देख लेते हैं। नहीं रे, है अभी। चलिए, अब अर्थतंत्र में नदियों का योगदान, यानी हमको देश से, अल्ले भलैया, चलिए बाजी, तो अर्थतंत्र में नदियों का योगदान यानी हमारे देश में नदी का क्या योगदान समझेंगे? तो नदियों का हमारा बहुत योगदान, सिंचाई में सुविधा देती है, अभी जैसे देख लीजिए। दूसरा, ये बाढ़ के समय जो मिट्टी लाती है खेत में क्या कर देती है? बिछा देगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा, यातायात के साधन, बहुत सारी नदी से हम लोग यातायात करते हैं, जैसे अपने भारत में गंगा नदी में इलाहाबाद से हम लोग धुबरी जाते हैं, ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से हल्दिया जाते हैं, नहीं सॉरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कहाँ? गंगा में।
ब्रह्मपुत्र नदी में जाते हैं सदिया से धुबरी, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी नदियां हैं जिससे हम लोग यात्रा करते हैं, यातायात में भी सुविधा करते हैं नदी। और नदी से जल विद्युत भी तैयार होती है, नहीं, बहुत सारी नदियां हैं जिस पर बड़े बड़े बांध बना दिए गए। अब बांध में पानी इकट्ठा कर लिया गया, उससे बिजली तैयार किया जाता है। जैसे सतलुज नदी है, उससे पर बांध बना करके हम लोग बिजली बना रहे हैं ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना है ना, ये नदियों पर बिजली बनाई जा रही पानी से। नदियों में मछलियां भी पकड़ी जाती है, तो बहुत सारे लोगों को जीविकोपार्जन का साधन है कि नहीं है मछली। तो चलिए आगे, नदियों को उद्योग केंद्र और नगर की स्थापना में भी मदद करती है। देखिए बड़े बड़े जितने भी शहर है ना, गौर करिएगा, कोई ना कोई नदी के किनारे ही है। दिल्ली किस नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। कलकत्ता कौन नदी किनारे, हुगली नदी के किनारे। चेन्नई किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के किनारे, फरक्का गंगा नदी के किनारे। समझ रहे ना, जितनी भी बड़ी शहर हैं कोई ना कोई नदी के किनारे हैं। कहने पटना भी जैसे, कहने का अर्थ है कि ये नदी जो है ये नगर की स्थापना में भी हमारी मदद करती है, ठीक है। तो नदी से क्या क्या लाभ समझ गए। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग नदी को क्या कर रहे हैं, इसमें तो पढ़ाने की जरूरत नहीं, नदी क्यों प्रदूषित हो रही है। मरे हुए जीव जंतु को फेंक देते हैं, शहर से निकलने वाले कचरा नाला को बहा देते हैं, नहीं, उद्योग से निकलने वाली जो बम्मा होती है उसको बहा देते हैं पनिया कचरा को। परिणाम धीरे धीरे नदी क्या हो रही है, क्या, अब प्रदूषित होगी तो ये प्रदूषित जल, चाहे वो पानी में रहने वाले जीव हो या हमारे लिए हो, सबके लिए वो क्या हो गई, हानिकारक हो गई। तो ये प्रदूषण को रोकना उपाय है कि नहीं है, तो कैसे रोकेंगे। सीधा जो हम लोग मान लीजिए शहर वाला जो कचरा बहाते हैं उसके लिए एगो निजी डैम बना देंगे, उसको पानी को साफ करके तब बहाएंगे तो कोई प्रदूषण, मृत जीव जंतुओं को ले जा करके जो हम लोग नदी में फेंक देते हैं, नहीं, पानी में सड़ जाती है पूरा एकदम। इसको नहीं करेंगे वैसा, हम लोग क्या करेंगे, खास करके जो साहब होगा उसको जलाया नहीं जाता है, उसको ले जाता है टंगरिया पकड़ के, माइयों ने झूलल को बाबो ने झूलल को ले फेंक देता है, जय गंगा मैया, हाँ पोखरी में। तो के बाबा के क्या होगा, वही होगा। हाँ रे, साहेब को नहीं जलाया जाता है, अंकुश बा के बाबा के तो हमें जेबे करबे नाव पर। हाँ अंकुश बा के बाबा के ले जाबे टंगरी पकड़ कर, हल्का हेबे करते हैं। हाँ ऐसे नहीं, अंकुश बा के नहीं, अभी बहुत टाइम है। अरे उस साहेब है तो उसका अभी टाइम बहुत ना देरी है, एक बाबा का तो टाइम नजदीक है। टंगरी पकड़ेंगे आके क्या कहेंगे, माइयों ने झूलल का बाबुओं ने झूलल का, जय हो गंगा माई की जय, चुपका देंगे। उन्हें से मगरमच्छ आएगा लेके अपना चल जाएगा। हाँ हाँ हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, तो कहने का प्रदूषण को रोकने है तो क्या है, मृत जीव जंतु को उसमें क्या, आगे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देखिए हमारे देश में नदियों को भी सुरक्षित करने के लिए उपाय किए गए हैं ताकि नदी का जल प्रदूषित न हो, साफ सफाई हो। जैसे गंगा कार्यान्वयन योजना चलाई गई हमारे देश में 2014 में, प्रधानमंत्री जी क्या चलाए, गंगा कार्यान्वयन योजना, ताकि गंगा की सफाई, और उसके बाद पूरे देश में लगभग गंगा की सफाई। उधर हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में हो गया है, अपना बिहार में अभी तक नहीं हुआ है साफ सफाई, ठीक है ना। अभी अपना बिहार में जाइएगा गंगा जी में पैर रखने का मन नहीं करेगा, हरिद्वार में जाइए मन करेगा गंगा जी में बैठ के खा लें, इतना चिकन जगह, हाँ रे वहाँ पर बहुत चिकना जगह है, एक भी फूल पत्ती कपड़ा इधर उधर नहीं मिलेगा। अपने यहाँ जाइए ना, हुन्ने कपड़ा हुन्ने तकिया हुन्ने गेंदा आएगा, लेकिन वहां देखिए एक फूल पत्ती नहीं मिलेगा आपको, साफ सफाई इतनी है। वहां पर व्यवस्था है कि आप पूजा करेंगे तो नदी में स्नान करके बाहर आके एक चबूतरा है उस पर पूजा करिए, फिर उठा के कचरा को कूड़ेदानी में डाल दीजिए। अपने यहाँ रहता है कूड़ादानी, नहीं रहता है, हम लोग वही में गंगा में जाते हैं और वही किनारे में सब औरत सब पूजा करती है, और वो पूजा करके हटी, हम लोग लात धो के कूद जाते हैं, जय गंगा जी की जय, ले भैया, कौन पूजा हुआ वो, नहीं हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं करेगा, सब गंगा जी के कोरे में करेगा, जाके ऊपर करेगा तो नहीं गंगा जी आएंगे। लेकिन वहां पर इस तरह की व्यवस्था है, साफ सफाई, एक भी कपड़ा आपको नहीं मिलेगा वहां पर, इतनी गंदगी नहीं मिलेगी, इतनी चिकना है वहां, समतल भूमि बनाया गया है अच्छी तरह से। चलिए तो इस तरह से हमारे देश में अब वाह के बारे में समझ गए। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।